जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट इंग्लिश सेकंड पेपर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति में हार्दिक स्वागत है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन 1817 रिव्यू ऑफ कॉलेरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया फ्रांसिस जेफरे कॉइन्ड द टर्म लेक स्कूल ऑफ पोएट्स ग्रुपिंग। 1817 का जो रिव्यू है कॉलेरिज का, ये बायोग्राफिया लिटरेरिया है, इसमें फ्रांसिस जेफरे ने एक टर्म दिया है लेक स्कूल ऑफ पोएट्स। में किन किन को ग्रुप किया है उन्होंने? एंड ऑप्शंस आर वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज एंड क्रैब। सेकंड ऑप्शन इज वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज एंड ब्रायन। थर्ड ऑप्शन इज वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज एंड हेजलिट, एंड आवर लास्ट ऑप्शन इज वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज एंड साउदी। एंड द राइट आंसर इज Wordsworth, Coleridge and Southey. The Lake School of Poets are a group of English poets who all lived in the Lake School of England at the turn of the 19th century. They are considered part of the Romantic movement. ये लोग रोमांटिक मूवमेंट के मतलब माने जाते हैं, ठीक है? They are the poets. The three main figures of what has become known as the Lake School are William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge and Robert Southey. अब हम हिंदी में देखते हैं। The Lake School of पोएट्स अंग्रेजी कवियों का एक समूह है जो सभी इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। 19वीं सदी उन्हें रोमांटिक मूवमेंट का हिस्सा माना जाता है। लेक स्कूल के नाम से जाने जाने वाले तीन मुख्य आंकड़े विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलेरिज एंड और रॉबर्ट साउदे है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम द एनिमी यू किल्ड माई फ्रेंड आई न्यू यू इन दिस डार्क। तो ये जो लाइन्स है, आई एम द एनिमी यू किल्ड माई फ्रेंड एंड आई न्यू यू इन दिस डार्क, मैं इस अंधेरे में आपको पहचाना जो आप मेरे दुश्मन हो, एट द सेम टाइम आप मेरे फ्रेंड भी हो, आपने मुझे मारा है। सो ये लाइन्स कहाँ से लिया गया है? द सोल्जर डुल्स एट डेकोरम ईस्ट टू हिज डेड बॉडी एंड स्ट्रेंज मीटिंग। एंड द राइट आंसर इज स्ट्रेंज मीटिंग। बिलो are two sets of text. हमारा next question है below are two sets of text, one of which has inspired the other. Match the text with its inspiration. तो हमारा जो text दिया हुआ है वन साइड में, उससे हमें नेक्स्ट साइड से मैच करना है जो कि इंस्पिरेशन से है, जो मतलब वहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, जिससे इंस्पायर्ड हो रहे हैं। तो इससे आपको मैच करना है। अब आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए इसमें से राइट आंसर? ए बी सी डी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोरल आइलैंड, ओडिसी, महाभारत, जेन आयर, इन सब से मिलता हुआ कौन सा हो आपको लगता है? मैच करिए, तो सोचिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स कोरल आइलैंड जो होगा आपका लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ओडिसी, होमेरुस, महाभारत, द ग्रेट इंडियन नॉवल, जेन आयर, वाइट सरगासो सी। ओके, सो ये सब हमारे मैचिंग हो रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द डिस्कशन डिटेल्स। J.R. Rye's late literary masterpiece White Sargasso Sea was inspired by Charlotte Bronte's Jane Eyre. So J.R. Rye's का जो लिटरेरी मास्टरपीस है दैट इज वाइट सरगासो सी, ये किससे इंस्पायर्ड है? चार्लोट ब्रॉन्स जेन आयर से, ठीक है। एंड इज सेट इन द लश बिगुलिंग landscape of Jamaica in the 1830s. An enduringly popular classic of children's fiction, The Coral Island inspired a whole genre of adventure literature, influencing Robert Louis Stevenson's Treasure Island and William Golding's Lord of the Flies. Great Indian novel by Dr. Shashi Tharoor takes its title in deference to its primary source of inspiration, the ancient epic The Mahabharata. हमारे जैन आयर का जो चार्ल्स ब्रॉन्स का जो जैन आयर है वो इंस्पायर्ड है वाइड सरगासो सी से। एट द सेम टाइम इज सेट इन द लुश बिगिनिंग लैंडस्केप ऑफ जमाइका, जो जमाइका 1830 में जो लैंडस्केप हुआ था उसको सेट किया गया है, ठीक है। एंड एंड्यूरिंग पॉपुलर क्लासिक ऑफ जो फिक्शन बनाया गया है, जो दिखाया गया है, जो कि बहुत पॉपुलर है, क्लासिक है, ठीक है। द कोरल आइलैंड इंस्पायर्ड अ होल जेनर ऑफ एडवेंचर। अगेन कोरल आइलैंड जो है वो इंस्पायर क्या किया है? एडवेंचर लिटरेचर, दैट इज इन्फ्लुएंसिंग रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ट्रेजर आइलैंड। और ये आपका इन्फ्लुएंस हुआ है किससे? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन से ट्रेजर आइलैंड में, और विलियम गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से, ठीक है। इन सबसे इनका क्या हुआ है? इंस्पिरेशन मिला है।
Again, the great Indian novel, Dr. Shashi Tharoor takes the title in deference to its primary source inspiration, the ancient epic of महाभारत. तो महाभारत जो है हमारा डॉक्टर शशि थरूर से इंस्पायर्ड हुए हैं, ठीक है, इंस्पिरेशन मिला है, ये हमारा ग्रेट इंडियन नॉवेल है. Our next question is, his life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was the man who is the speaker and about whom is this spoken. So इसमें जो लाइन्स हैं, एक हिज लाइफ वॉज जेंटल एंड द एलिमेंट्स, उनका लाइफ बहुत ही जेंटल था, ठीक है, अच्छा था, सुविधा क्या बोलते जेंटल था, ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थे, सीधे साधे थे. सो मिक्स इन हिम दैट नेचर माइट स्टैंड अप, जो नेचर खुद मतलब खड़े होकर बोल रहे हैं, से टू द ऑल द वर्ल्ड दैट दिस वाज द मैन, और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि यही वो इंसान था. तो इस जो सेंटेंस है कौन बोल रहा है, हु इज द स्पीकर हियर एंड अबाउट हुम इज दिस स्पोकन, किसके बारे में कहा जा रहा है. देन द ऑप्शंस आर Enobarbus on Antony, second option is Brutus on Caesar, third option is Cleopatra on Antony, fourth option is Mark Antony on Caesar, and the right answer is Mark Antony on Caesar. आइए देखते हैं ज़रा डिटेल्स में. जुलियस केसर एक्ट 5 सीन 5, एक्ट 5 है और हमारा सीन 5 चलता है इसमें, जिसमें मार्क एंटोनी ऑन केसर में आते हैं. दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल द कंस्पिरेटर्स सेव only he did that they did in envy of great Caesar. He only in a great honest thought and common good to all made one of them. His life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man. So इसमें नेचर बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, मतलब इसमें जो पर्सन है बहुत ही नोबल थे, ठीक है. ऑल द कंस्पिरेटर्स सेव ओनली ही डिड दैट दे डिड इन एनवी ऑफ ग्रेट कैसर. तो जो कंस्पिरेटर्स हैं, जो मतलब इलीगल काम जो हैं सब मिलकर साथ, तो कंस्पिरेटर्स सेव ओनली वो उनको सेव कर रहे हैं, जो कि मतलब उनको जेलस भी कर रहे हैं, जो कि हमारे ग्रेट कैसर से बिलोंग करते हैं, ठीक है. ही ओनली इन ए जनरल ऑनेस्ट. तो मार्क एंटोनी ऑन केसर, दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल द कंस्पिरेटर्स सेव ओनली ही डिड दैट दे डिड इन एनवी ऑफ ग्रेट कैसर. ही ओनली इन ए जनरल ऑनेस्ट थॉट कॉमन good to all made one of them. His life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world was a man. So इसमें जो पर्सन है इसमें बहुत ही नोबल थे, ठीक है, और उसमें जो कंस्पिरेटर्स है जो मतलब साजिश करते हैं वो भी उन्हें मतलब सेव करना चाहते हैं, ठीक है, जेलस में भी है, ठीक है, और अगेन वो बहुत ऑनेस्ट पर्सन है और वो सबसे मिल मिलकर रहते हैं और वो बहुत ही अच्छे हैं, सहज तरीके से हैं. इस वजह से नेचर भी उन्हें खुद खड़े होकर बोल रहे हैं कि यही वो आदमी. तो ये जो लाइंस हमारे मार्क एंटोनी के लिए है ऑन. Our next question is, when my love swears that she is made of truth, I do believe her, though I know she lies. ये जो लाइंस है, the author of these lines is, ऑथर कौन है. इसमें ऑथर बोल रहा है कि माई लव स्वेयर्स, मेरा जो प्यार है वो कसम खा रहा है कि हाँ वो ट्रूथ से बनी हुई, सच्चाई से बनी हुई है, बट अगेन मैं विश्वास करता हूँ, एंड दो मुझे पता भी है दैट शी लाइज, झूठ बोल रही. तो इसमें इसका ऑथर कौन है. एंड द ऑप्शंस आर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर. एंड द राइट आंसर इज विलियम शेक्सपियर. Our next question is, the poetry of Wordsworth and Coleridge are notably influenced by, जो Wordsworth and Coleridge का जो poetry है वो किससे influenced हुए हैं. The Napoleonic Wars, the Glorious Revolution, the French Revolution, and last option is Poor Laws. And the right answer is the French Revolution. Our next question is, great wits are sure to madness near allied, and thin partitions to their bounds divide. The above lines appear in. So ये जो लाइन है वहाँ पे हमें मिलता है
great wits are sure to madness near allied, and thin partitions do their bonds divide. तो पोइट्री लाइनिंग्स है, ठीक है, बहुत सी चालाकी हो रही है ताकि हम उन्हें पागल कर, अगेन पार्टीशन भी हो रहा है जो उन्हें बॉन्ड भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन्स कहाँ से हमें मिलती है? मैकटेक्नो, एब्सलोम एंड अकीटोफेल, essay on man, and Alexander's feast. The right answer is Absalom and Achitophel. Our next question is, who among the following developed the term strategic essentialism? Strategic essentialism term किसने develop किया था, किसने लाया था? The options are Edward Said, Gayatri Chakravarti Spivak, Homi Bhabha, Ajaz Ahmed. And the right answer is Gayatri Chakravarti Spivak. आइए जरा डिटेल्स में देखते हैं। Immediate concept in post-colonial theory, strategic essentialism was introduced by the Indian literary critic and theorist Gayatri Chakravarti Spivak. It refers to a strategy and that nationalities, ethnic groups or minority groups can use to present themselves. तो ये जो मेजर कंसेप्ट है जो कि पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में था, दैट इज स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी था। ये इंट्रोड्यूस कब किनके द्वारा किया था? तो गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवेक के द्वारा, ठीक है। इट रेफर्स टू स्ट्रेटेजी, ये हमारे जो रणनीति है दैट इज नेशनलिटीज, एथनिक ग्रुप्स ऑफ माइनॉरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप्स, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं या फिर एथनिक ग्रुप्स होते हैं, इन सब को लेकर एक साथ स्ट्रेटेजी बनाया गया था, ठीक है। दे कैन यूज टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, ताकि वो अपने आप को दिखा सके कि हम भी कुछ हैं, ठीक है, इनका भी एक स्थान है हमारे सोसाइटी में। वाइल स्ट्रॉन्ग डिफरेंस में एग्जिस्ट अमंग मेंबर्स ऑफ दीज ग्रुप्स एंड अमंग्स देमसेल्व्स, दे एंगेज इन कंटिन्यूस डिबेट्स। और इस तरह से वो अपने आप को दिखाने की वजह से, हम भी यहाँ के मेंबर्स हैं, उसी में उन्हें कंटिन्यूस उन्हें डिबेट का सामना करना पड़ रहा था। इट इज़ समटाइम्स एडवांटेजेस फॉर देम टू टेम्परेरीली एसेंशियलाइज देमसेल्व्स, उन्हें बार बार उन्हें अपने आप को एडवांटेजेस मतलब उन्हें बार बार दिखाना पड़ रहा था कि वो हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो है, टेम्परेली है, एसेंशियलाइज है, जरूरी है। एंड ब्रिंग फॉरवर्ड देयर ग्रुप आइडेंटिटी इन ए सिंप्लीफाइड वे टू अचीव देयर सर्टेन एम्स, और उन्हें ग्रुप में अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाने के लिए उनका जो अपना एम था वही उनका रास्ता के द्वारा वो करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे, ठीक है। Our next question is, David Malouff's An Imaginary Line is a retelling of the story of। जो डेविड मैलूफ का जो इमेजिनरी लाइफ है, ये रिटेलिंग ऑफ द स्टोरी किसका, कौन सी स्टोरी का रिटेलिंग है? एरिस्टोटल, जुवेनल, ओविड, होरेस। And the right answer is Ovid. Our next question is, Jabberwocky is a character in। Jabberwocky एक कैरेक्टर है जो कि किस में मिलता है, ओके, कौन से बुक में? एंड द ऑप्शंस आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, प्रा लिप्पा लिप्पी, थ्रू द लुकिंग ग्लास, गॉब्लिन मार्क। जैबरवॉकी जो कैरेक्टर है वो इन सब में से कौन से बुक में मिलते हैं, ठीक है? एंड द राइट आंसर इज थ्रू द लुकिंग ग्लास। Our next question is, which of the following statements is the most accurate regarding Edward Said's thesis in Orientalism? Orientalism में एडवर्ड सेज का thesis जो है उसमें सबसे एक्यूरेट इन सब ऑप्शन कौन सा है? The Europeans used the East dialectically to describe their self as irrational and primitive। जो यूरोपियंस हैं वो अपने आप को वो यूज़ करते हैं ईस्ट डायलेक्टिकली, डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि वो अपना सेल्फ इमेज, अपना इमेज दिखाना चाहते हैं कि वो क्या है, इरेशनल है, प्रिमिटिव है, ओके। नेक्स्ट, ओरिएंटल पीपल यूज द वेस्ट डायलेक्टिकली टू डिफाइन देयर सेल्फ इमेज एज इरेशनल एंड प्रिमिटिव। मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, अभी ओरिएंटल पीपल की बात चल रही है तो वो मतलब वेस्ट से है और डायलेक्टिकली डिफाइन कर रहे हैं अपने आप को, अपनी इमेज को, कि वो इरेशनल है एंड प्रिमिटिव है। जैसे यहाँ ईस्ट दिखा रहे हैं वैसे यहाँ वेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, वेस्ट के लोग दिखा रहे हैं। इरेशनल यानी मतलब वो सबसे अलग नहीं है, मतलब बाछे गए नहीं है, ठीक है, इरेशनल है। एंड प्रिमिटिव यानी पुराने ढंग के नहीं, ढंग के, ठीक है। द नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन इज, यूरोपियंस यूज द ईस्ट ऑपोजिशनली टू डिफाइन देयर सेल्फ इमेज एज रैशनल एंड मॉडर्न। अगेन यूरोपियंस जो है ईस्ट के यूज़ कर रहे हैं ऑपोजिशनली, अगेंस्ट
अपने आप को डिफाइन करने के लिए, अपना इमेज दिखाने के लिए कि वो रैशनल है, वाचिक है और मॉडर्न है। और फोर्थ ऑप्शन है द ओरिएंटल पीपल यूज द वेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डिफाइन द सेल्फ इमेज एज रैशनल एंड मॉडर्न। लेकिन ओरिएंटल पीपल जो है वो वेस्ट से हैं और अपोजिशन मतलब अगेंस्ट डिफाइन अपने आप को कर रहे हैं तो रैशनल और मॉडर्न है। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1 एंड 4, ऑप्शन डी 2 एंड 3। एंड द राइट आंसर इज ए, ऑप्शन नंबर 1। दैट मीन्स यूरोपियंस जो है ईस्ट से डायरेक्टिकली अपने आप को डिस्क्राइब करने की वो इरेशनल है और प्रिमिटिव है। नेक्स्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजर्शन। एजर्शन दिया हुआ है that literary and historian periodization often has nothing to do with the lifetime of writers. Thus we see two writers born in the same year belonging to two separate periods. यानी literary और historical period के हिसाब से अगर हम देखें तो दो जो मतलब राइटर्स है सेम समय पे जन्म लिए हैं बट दोनों अलग अलग पीरियड से बिलोंग करते हैं। अगेन रीजनिंग दिया हुआ है। एग्जाम्पल, थॉमस कैरल एंड जॉन कीट्स वेर बॉर्न इन 1795। ये दोनों का जन्म कब हुआ है? 1795। इन स्टैंडर्ड लिटरेरी हिस्ट्रीज, जो कि लिटरेरी हिस्ट्री में क्या है, दैट कीट्स इज ए रोमांटिक। आप सबको पता है कीट्स जो रोमांटिक में कम पाए जाते मतलब गाए जाते हैं, इन्हें मतलब हम उन उस पीरियड में इन्वॉल्व करते हैं। और कैरल जो है एक विक्टोरियन पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो दोनों तो सेम टाइम पे जन्म लिए बट दोनों की जो हिस्ट्री है, दोनों की पीरियड है बिल्कुल अलग है। एक रोमांटिक पीरियड से है और एक विक्टोरियन पीरियड से है। तो अब आपको बताना है कि एजर्शन और रीजनिंग दोनों में से कौन सा करेक्ट है। दोनों करेक्ट है कि क्या है? एंड द ऑप्शंस आर ए एंड आर करेक्ट। ऑप्शन बी ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी ए एंड आर इनकरेक्ट। ऑप्शन डी आर डजंट फॉलो फ्रॉम ए। एंड द राइट आंसर इज ए एंड आर करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरीमैन। एवरीमैन जो है क्या है? ये किस टाइप का प्ले है? ए मिडिवल प्ले बेस्ड ऑन एन एपिसोड फ्रॉम द बाइबल, जो कि बाइबल से लिया गया एक प्ले है, एपिसोड है। ए मिडिवल मोरलिटी प्ले, एक मोरलिटी बेस्ड प्ले है। ए ट्यूडर इंटरलूड है। ए मेडिकल प्ले है। एंड द राइट आंसर इज ए मेडिवल मोरलिटी प्ले, मोरल बेस्ड एक प्ले है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स वुड यू कॉल द पोएट्स ऑफ द मूवमेंट? इसमें जितने भी पोएट्स का नाम मेंशन किया हुआ है, इन पोएट्स में से कौन सा सेट है जो कि पोएट्स ऑफ द मूवमेंट में आता है? ठीक है, पोएट ऑफ द मूवमेंट में जिनको हम काउंट करते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज एलिजाबेथ जेनिंग्स, फिलिप लार्किन एंड जॉन वेन। सेकंड ऑप्शन इज W.H. Auden, Cecil D. Lewis, Stephen Spender. थर्ड ऑप्शन इज T.S. Eliot, Richard Aldington, Ezra Pound. And our last option is Alan Brown John, T.H. So, Anthony Felt. And the right answer is option number A, Elizabeth Jennings, Philip Larkin, John Wayne. Our next question is Doris Lessing's interest in widely recognized. Doris Lessing जो है इनका इंटरेस्ट कहाँ पे मतलब देखा जाता है, रिकोगनाइज कहाँ होता है? हिंदुइज्म, सूफिज्म, जुडाइज्म, जैन। And the right answer is Sufism. Our next question is periphrasis, which is a roundabout way of speech writing, is also known as. Periphrasis का एक और नाम क्या है? Synecdoche, allusion, understatement, circumlocution. And the right answer is circumlocution. Periphrasis और circumlocution दोनों सेम मीनिंग होता है। ठीक है। So periphrasis या circumlocution जो वर्ड है, use of many words where fewer would do, especially in a deliberate attempt to be vague or evasive. इसमें जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनका स्पेशल मतलब जानबूझकर उसे किसी गलत चीज़ में यूज करने के लिए वर्ड्स यूज किया जाता है, उसे पेरिफ्रेसिस सर्कमलोकेशन बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक के बाद एक हमें इसे अरेंज करना है। ठीक है। Our first option is Death of Shakespeare. Second option is Accession of James I to the English throne. यानी जेम्स वन जो है थ्रोन में अब वो करेंगे, एसेस करेंगे। थर्ड ऑप्शन इज कैक्सन एंड प्रिंटिंग प्रेस एंड फोर्थ ऑप्शन इज नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। सो द ऑप्शंस आर 4 3 2 1, 3 4 1 2 1 and 4 3 1 2. So which will be the right chronological order? The right answer is
4321, दैट मीन्स पहले हमारा नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होगा ऑफ इंग्लैंड, ये पहले होगा, फिर कैक्सटन एंड द प्रिंटिंग प्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा एसेसन ऑफ जेम्स वन टू इंग्लिश थ्रोन होगा, एंड लास्टली डेथ ऑफ शेक्सपियर होगा, ठीक है। इन सब का मैंने ईयर वगैरह मेंशन कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं, और ईयर वाइज हमें इसे क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, ठीक है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था जो कि 1066 में, कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस हुआ था 1476 में, क्रिश्चियन ऑफ जेम्स वन टू इंग्लिश थ्रोन हुआ था 1603 में, और डेथ ऑफ शेक्सपियर हुआ था 1616 में, ठीक है। इस तरह से हमें अरेंज करना है, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द म्यूज ऑफ हिस्ट्री इज ए क्लासिक पोस्ट कॉलोनियल एसे बाय। म्यूज ऑफ हिस्ट्री जो है ये एक पोस्ट कॉलोनियल एसे है, ठीक है। किसने लिखा है? बाय बुगी वा होंगो, चिनुआ एचपे, विल्सन हैरिस, डेरेक वालकॉट। The right answer is Derek Walcott. Our next question is, do I contradict myself? Very well then, contradict myself. I am large, I contain multitudes. तो इसमें वो खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइन्स जो है बोल रहे हैं कि मैं खुद को अपने आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत बड़ा हूँ, मेरे में बहुत सारे मल्टीट्यूड्स है, ठीक है। आई कंटेन वेरी मच मल्टीट्यूड्स। तो ये लाइन्स कहाँ से ली गई? वॉल्ट वाइटमैन, एडगर एलन पो, राल्फ वाल्डो एम्बरसन, जॉन ग्रीनलीफ व्हाइटियर। एंड द राइट आंसर इज वॉल्ट वाइटमैन। वाइटमैन का ये लाइन्स दिया हुआ है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्स ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट। ये जो वर्ड्स है किसने लिखा है? इट इज रिटन बाय whom? Jonathan Swift, Alexander Pope, Samuel Johnson, James Boswell. The right answer is Jonathan Swift. Jonathan Swift ने अपने खुद की डेथ के ऊपर वर्स बनाया हुआ है, लिखा हुआ है। Now match the following elegies with the persons for whom they were written. हमें एलिजीज है सब, जो एलिजीज जो दुखी होता है ना, वो सारे एलिजीज डिस्क्राइब करने के लिए जो हम बनाते हैं उन सबको एलिजीज बोलते हैं। तो इसमें कौन सा एलिजी किससे मतलब रिलेटेड है, किसने लिखा हुआ है, वो हमें मैच करना। लिसिडास, एलोनाइस, मेमोरियम, थीसिस। एंड ऑफ राइटर्स आर आर्थर हकलफ, E.H. Hallam, Edward King, Keats. So which will be the right answer? And the right answer is C, ऑप्शन नंबर C, दैट इज लिसिडास जो होगा हमारा एडवर्ड किंग से रिलेटेड रहेगा, लोनाइस जो है जॉन कीथ से रिलेटेड रहेगा, मेमोरियम जो है ये हालम से रिलेटेड है, अगेन थीसिस जो है आर्थर हक क्लब से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह से आपको लर्न करना होगा ताकि आप इजीली मैच कर सकें। लिसिडस जो है एडवर्ड किंग से रहेगा, लोनेस जॉन कीथ से रहेगा, मेमोरियम E.H. हालम से रहेगा, एंड थीसिस रहेगा हमारा आर्थर हक क्लब। ओके, यहाँ पे इस सब का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। लिसिडस इज ए पोएम बाय जॉन मिल्टन। लिसिडस किसने लिखा है? जॉन मिल्टन ने, रिटन इन 1637 एज ए पेस्टोरल एलिजी डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग। तो इसमें लिसिडस जो है इन्होंने लिखा किसने है? मिल्टन ने, लेकिन किसकी याद में लिखा है? एडवर्ड किंग की। The collegemate of Milton at Cambridge, who drowned in his ship, sank in the Irish Sea off the coast of Wales in August 1637. तो मिल्टन ने एडवर्ड की याद में लिखा था जब दोनों मतलब कॉलेजमेट थे, ठीक है, और इसमें वो डूब गए थे जब उनका शिप जो है डूब गया था, दैट इज कोस्ट ऑफ वेल्स। कब? 1637 अगस्त में। ओके, अगेन एडोनाइस जो है ये किसकी याद में लिखा गया है? सो ए पेस्टोरल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीथ। जॉन कीथ की याद में एडोनिस लिखा गया है। एडोनिस को किसने लिखा है? बाय टी.बी. शेली, ओके, इन 1821। and widely regarded as one of Shelley's best and most well-known works. इसमें जो हमारा ऑप्शन है ये एडोनिस, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया है, ठीक है, ये एडोनिस होगा, ओके। और एडोनिस जो है किसकी यादों में है?
जॉन कीट्स की याद में। ये सब जो एलिजी किसी कोई मर जाते हैं ना तो उसको उसकी यादों में लिखा जाता है दुख भरे लाइंस, ओके, और उसी को एलिजी कहते हैं। तो लिसिडास जो है एडवर्ड किंग को याद करते हुए लिखा गया है, एडोनिस कीट्स को याद करते हुए लिखा गया है, मेमोरियम जो है हार्लम को याद करते हुए लिखा गया, और थीसिस जो है आर्थर को याद करते। इन्हें किसने लिखा है वो भी देख लेते हैं अच्छे से। एडोनिस को लिखा है पी शेली ने, मेमोरियम को लिखा है लॉर्ड टेनिसन ने, ओके, मेमोरियम को किसने लिखा है, लॉर्ड टेनिसन ने, और ये किसकी याद में लिखा उन्होंने, तो आर्थर हेनरी हल्लम को याद करते हुए, ठीक, 1830। अगेन थीसिस जो है वो लिखा गया है आर्नोल्ड के द्वारा, एंड याद किसको याद करते हुए, आर्थर हक क्लफ, जो कि मरे थे कब, नवंबर 1861 में, ओनली 42 साल की उम्र में। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेइंग इन द डार्क बाय टॉनी मॉरिसन इज अ सीरीज ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑन। तो प्लेइंग इन द डार्क जो है, ये जो लिखा हुआ बुक है वो किसने लिखा है, टॉनी मॉरिसन ने, ठीक है। ये क्या है, एक सीरीज है ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑन, किसमें रिफ्लेक्ट करके बनाया गया है, जैज म्यूजिक, डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, वाइटनेस एंड लिटरेरी, इमेजिनेशन, ब्लैक अमेरिकन फॉकलॉर। नाम से पता चल रहा है डार्क, सो इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा, ब्लैक अमेरिकन फॉकलॉर। आपका नाम से, वर्ड से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ब्लैक अमेरिकन फॉकलॉर। Our next question is, he is not the brightest man in the world is an example of, ये सेंटेंस है, he is not the brightest man in the world, ये सेंटेंस किसका एग्जाम्पल है, चियास्मस, हाइपरबोल, लाइटोस, सिमाइल। इसमें आप ध्यान दीजिए यहाँ पे एक नॉट मेंशन किया हुआ है, एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, ही इज द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ओके, सेंटेंस को हमने नेगेटिव मतलब कन्वर्ट किया, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या किस में लाते हैं, लाइटोस में लाते हैं, एंड द राइट आंसर इज लाइटोस। Our next question is, the term horizon of expectations is associated with, जो horizon of expectation है, ये जो वर्ड है किससे एसोसिएटेड, किससे रिलेटेड है, वुल्फगैंग आइजर, स्टैनली फिश, हैरोल्ड ब्लूम, H.R. जॉस। The right answer is H.R. जॉस। Our next question is, the following writers have something in common, ये सब जो राइटर्स हैं इन सब में एक कॉमन है, क्या कॉमन है, मैरी सी कॉल, मैरी किंग्सली, जे ए फ्राउड, एंथनी ट्रोलॉप। तो व्हाट इज इट, उनमें कॉमन क्या है, दे आर ऑल विक्टोरियंस, दे आर ऑल राइटर्स ऑफ चिल्ड्रन फिक्शन, दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ वन लिटरेरी गिल्ड, दे आर ऑल ट्रैवल राइटर्स। सो ऑप्शंस 1 and 2, 2 and 4, 3 and 4, 1 and 2, कौन सा ऑप्शन राइट हो, इसमें से कोई दो है जो मतलब टोटली राइट है ना, उनके लिए कॉमन है, बट कौन से होंगे वो दो, and the answer is option and the right answer is option number D, that is they are all Victorians, again they are all travel, मतलब घूमते थे और फिर लिखते थे, ठीक है, और ये सब Victorians है। Now our next question is, the immediate source of Christopher Marlowe's Dr. Faustus is, जो इनका immediate source है क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस, ये क्या है, फ्रेंच नैरेटिव है, डच नैरेटिव है, जर्मन नैरेटिव है, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज जर्मन नैरेटिव। Dr. Faustus is a timeless myth pointing directly at the universal truth inherent to our misguided and blasphemous penchant for an ultimate sort of knowledge and power. The idea of an individual selling his or her soul to the devil for knowledge is an old motif in the Christian folklore, one that had become attached to the historical person of Johann Faustus, an indisputable astrologer who lived in Germany sometime in the early 1500s. So, Dr. Faustus जो है टाइमलेस मिथ है, ठीक है, एक मिथक है, हाँ, जो कि पॉइंटिंग डायरेक्टली एट द यूनिवर्सल ट्रूथ, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उससे मिसगाइड करते हैं, और मिसगाइडेड एंड ब्लास्फेमस पेंचेंट फॉर अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज है जिसका सॉर्ट है, जो पांगित करते हैं उसे दिखाते हैं, ठीक है। द आइडिया ऑफ एन इंडिविजुअल सेलिंग हिज और हर सोल टू द डेविल फॉर नॉलेज, जो आइडिया है जो अपने हम आत्मा को बेच सकते हैं, एक्चुअली इंडिविजुअल सेलिंग ऑफ हिज और हर सोल, मतलब गलत काम करके जो हम अपने आइडिया सोल को सेल कर देते हैं, ठीक है, टू द डेविल ऑफ फॉर नॉलेज, गलत चीज़ के लिए,
डेविल मीन्स गलत, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो फॉर नॉलेज इज एन ओल्ड मोटिव इन क्रिश्चियन फॉकलोर। फॉकलोर में एक ओल्ड मोटिव था, वन दैट हैड बिकम अटैच्ड टू द हिस्ट्रिकल पर्सना ऑफ जॉन्स फॉस्टस इन डिस्ट्रीब्यूटेबल एस्ट्रोलॉजर, जो कि एस्ट्रोलॉजर थे जोहेंस फॉस्टस, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर थे जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल थे, मतलब अच्छा नाम नहीं था उनका, लेकिन वो जर्मनी, कहाँ रहते थे, जर्मनी में, ठीक है, जो कि 1500 से के उसके पहले किस समय की बात है। द इमीडिएट सोर्स ऑफ मार्लोस प्ले सिम्स टू द anonymous German work Historia von die Lohen of 1587, which was translated into English in 1952, and from which Marlowe lifted the bulk of the plot for his work. तो इसे क्या किया गया है, जो सोर्स है वो मार्लो की प्ले से दिखाया जाता है कि जर्मन वर्क हिस्ट्रिया जो है फॉस्टर ऑफ 1587, जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश 1952 में, ठीक है, और फ्रॉम विच मार्लो लिफ्टेड द बल्क ऑफ द प्लॉट फॉर हिज वर्क, तो उन्होंने लिफ्ट किया है, ऊपर की तरफ उठाया है अपने काम को, ठीक, मार्लो ने। तो इसके बारे में अगर आप और देखना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने दिया हुआ हिंदी में भी अगेन अच्छी तरीके से, आप उसे भी देख सकते हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट। सो आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट में से, इसमें से कौन से राइटर्स रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, ठीक है। एंड ऑप्शंस आर लेडी ग्रिगोरी, W.B. Yeats, J.M. Syme. Number second option is Jonathan Swift, R.B. Sheridan, G.B. Shaw. Third option is W.B. Yeats, J.M. Syme, G.B. Shaw. And our last option is W.B. Yeats, Patrick J. Kavanagh, Seamus Henley. Okay, and the right answer is W.B. Yeats, J.M. Syme and जॉर्ज बर्नर्ड शॉ। ये तीन राइटर्स जो है रिलेटेड है हमारे आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट से। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म डायस्पोरा वाज ओरिजिनली अप्लाइड टू द फॉलोइंग एथनिक ग्रुप। डायस्पोरा वर्ड है, ये कौन से ग्रुप से रिलेटेड है, ज्यूज, हिंदूज, मुस्लिम्स, फ्रेंच कैनेडियंस। द राइट आंसर इज ज्यूज। among the following is not a university wit, इसमें से कौन से जो है यूनिवर्सिटी विट नहीं है। ओके, मतलब इसमें तीन जो है यूनिवर्सिटी विट होंगे, लेकिन ये नॉट आपको ध्यान देना होगा। तो ये नॉट जो है मतलब इसमें से कौन से तीन, एक है जो यूनिवर्सिटी नहीं है, तो वो हमें बताना है। क्रिस्टोफर मार्लो, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, पैन जॉनसन। एंड द राइट आंसर इज पैन जॉनसन। When a person has a wooden leg, you are apt to say he has a wooden leg. Now this wooden leg is, ये जो सेंटेंस है कि एक पर्सन, जो जब एक पर्सन के पास वुडन लेग होता है, हम बहुत दुखी से कहते हैं ना कि हाँ ही हैज़ ए वुडन लेग, उसके पास काठ का पैर है, सपोज उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम है, कट गया या एक्सीडेंट से या कुछ भी, तो उनको वुडन लेग एक बार वो करना पड़ता है ताकि वो चल सके। तो ये वुडन लेग इसमें क्या दर्शाता है, लिटरल, मेटाफोरिकल, एम्बिजियस, नाइदर लिटरल नॉर मेटाफोरिकल। लिटरल जो कि मतलब सिंपली जो सेंटेंस होता है उसे डिनोट करेंगे, मेटाफोरिकल जिसमें मतलब पोएट्री सेक्शन से कंपेयर करते हुए जो हम सेंटेंस बनाएंगे वैसा होगा, एम्बिगस जिसमें मतलब कंफ्यूजिंग सेंटेंस रहता है कि मतलब कोई कुछ भी मतलब आप ना कंक्लूड नहीं कर सकते कि हाँ यही सही है, ऐसा टाइप का अगर कुछ रहेगा तो एम्बिगस कहलाएगा। नाइदर लिटरल नॉर मेटाफोरिकल, तो लिटरल भी नहीं है नॉर मेटाफोरिकल भी नहीं है। एंड द ऑप्शंस आर 1 and 2 आर करेक्ट, 1 is करेक्ट, 2 is करेक्ट, 3 and 4 are correct. प्रोसोडी स्टडीज, जो प्रोसोडी है ये क्या बताता है, लाइन एंडिंग्स, मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, पैटर्न्स ऑफ प्रोज, मैट्रिक्स। प्रोसोडी का आप देखोगे मीनिंग, तो प्रोसोडी जो है स्टडी करता है क्या, प्रोसोडी इज द स्टडी ऑफ मैट्रिक्स। ओके, एंड द राइट आंसर इज मैट्रिक्स। प्रोसोडी इज द स्टडी ऑफ पोएटिक मीटर and of the art of versity, including rhymes, stanzaic forms and the quantity and stress of syllables. तो प्रोसोडी जो है क्या है, एक पोएटिक मीटर है, एक मतलब मेज़र करने के लिए है क्या चीज़ को, पोएम को, है जिसमें तरह से मतलब वर्ड्स लिखा जा रहा है, इसमें राइम्स वगैरह कैसे किया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है, स्टैंजा फॉर्म कैसा है, क्वांटिटी कैसा है, सिलेबल्स उसमें कैसे स्ट्रेस दिया जा रहा है। सो इस सब बातों को जब एक साथ स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रोसोडी। So it will be called metric. Okay, so this is our last question for today's video.
आज का वीडियो के लिए हमारा लास्ट एमसीक्यू था। सो आशा करती हूँ मैंने जो अभी तक आपको पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, और मैंने अपनी तरफ से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू से जो आपकी यूजीसी नेट में आते हैं सेकंड पेपर में, वहाँ से मैंने स्पेशली कलेक्ट किया है। तो आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिएगा। इसके बाद में मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड करती रहूँगी। इसके लिए आप हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।